नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ एक दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद अपनी रचना में सरल व सहज भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे शब्द एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं और वो सीधे हमारे मन को छू जाते हैं। इस कहानी में सबसे पहले उन्होंने जानवरों में गधे का वर्णन किया है, जिसे कि बेवकूफ़ कहा जाता है। गधे को सीधेपन की वजह से ये पदवी दी गई है। उस पर कितना भी बोझ लाद दिया जाए, वो कभी उसके लिए मना नहीं करता और कभी भी किसी भी प्राणी को उसके उत्तर में दंड नहीं देता। जैसे उन्होंने बताया है कि गाय भी सींग मार देती है और कोई भी जानवर जैसे कि कुत्ता हो तो वो भी कभी कभी क्रोध करता देखा गया है। उनका कहना है कि गधे को कितना भी मारो, कितने भी बोझ से लाद दो, वो कभी भी उसके लिए मना नहीं करता। उसी प्रकार उन्होंने बैल को भी उसी श्रेणी में रखा है कि बैल भी अपने स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। वो अपने स्वामी के लिए कितना भी कठिन परिश्रम करते हैं और उसके लिए कभी मना नहीं करते। प्रेमचंद की कथा के शुरुआत में झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे, जो कि अत्यंत हष्ट-पुष्ट और सुंदर थे। दोनों में एक भावात्मक घनिष्ठ संबंध था। दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक ही साथ खाने के लिए नांद में मुंह डालते। एक भूखा रहता तो दूसरा भी नहीं खाता था। दोनों कोशिश करते कि दूसरे के कंधे पर ज़्यादा बोझ न पड़े। एक दिन झूरी का साला उसकी पत्नी का भाई गया अपने खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को अपने। हीरा और मोती अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। वे किसी भी तरह गया के साथ जाने को तैयार नहीं थे। बहुत ही मुश्किल से ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद वे उसके घर पहुंच गए, लेकिन वहां रुकना उनके लिए कठिन था। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की आंखों की भाषा अथवा मूक भाषा को समझते थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में वहां से भाग जाने की योजना बनाई। रात के समय दोनों अपनी अपनी रस्सी तोड़कर अपने मालिक झूरी के घर वापस आ गए। सवेरा होते ही जब झूरी ने बैलों को थान पर खड़े देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश हुआ। उसकी बाँछें खिल गईं। बच्चों ने भी खुशी से उसका स्वागत किया, किंतु झूरी की पत्नी गुस्से से लाल पीली हो गई। क्रोध में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों को खुराक कम कर दी। उन्हें दिए जाने वाले चारे में कटौती कर दी। दूसरे दिन फिर झूरी का साला गया आया और बैलों को मोटी रस्सी से बांधकर अपने घर ले गया। बैलों के साथ अब वह रूखा व्यवहार करने लगा, यानी कि बुरा व्यवहार। सूखा भूसा खाने में देता था। दिन भर हल जोतता। हीरा और मोती ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका जीवन इतना नरकमय हो जाएगा। परिणाम स्वरूप वे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले गए। दोनों कभी कभी अड़ जाते थे और एक कदम भी नहीं उठाते थे। कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते थे और एक कदम भी नहीं उठाते तो गया उन्हें डंडे से बहुत मारता। दोनों बैल वहां से भाग जाने का निरंतर प्रयास करते रहे। उसी घर में एक नन्ही बच्ची रोज रात को उन दोनों को 2 रोटियां खिला जाती, जिससे प्रेम के भूखे बैलों की आत्मा तृप्त हो जाती।
परंतु पेट की भूख ज्यों की त्यों बनी रहती। प्रेम के इस प्रसाद से उनका साहस और हौसला बना रहा। रोटी देने वाली बच्ची भैरों की थी, उसकी माँ नहीं थी। सौतेली माँ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बैलों की दुर्दशा बच्ची से नहीं देखी गई। एक दिन उसने बैलों की रस्सी खोल दी। उनके भाग जाने का एक अच्छा मौका था, परंतु दोनों बैलों ने आपस में ही आंखों में इशारा किया कि उनके भाग जाने के बाद बच्ची पर अन्याय होगा। इस आशंका से वे नहीं भागे। बच्ची ने अचानक बुलाया कि फूफा, बैल भागे जा रहे हैं। अब हीरा और मोती के पास कोई चारा न था। गया को आता देख दोनों जान हथेली पर लेकर गया ने बहुत कोशिश की, किंतु वे उसके हाथ न आए। भागते भागते वे मटर के एक खेत में पहुंचे। वे रास्ता भटक चुके थे और भूख से व्याकुल हुए जा रहे थे। इसलिए दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए मटर के खेत में चले गए। खेत से वे अभी निकले ही थे कि उनका सामना एक सांड से हो गया। दोनों ने मिलकर सांड का सामना किया। सांड घायल होकर वहां से भाग निकला। उन्हें घर का रास्ता पता नहीं था। अभी वे घर पहुंचने के बारे में सोच ही रहे थे कि पुनः मटर का खेत देखकर उसमें मटर खाता देख खेत के रखवाले ने दोनों को पकड़कर कांजी हौज में डाल दिया। कांजी हौज में आवारा पशुओं को रखा जाता है, जहाँ पर उन्हें बंद करके रख देते हैं और वहाँ उनकी देखभाल होती है। वहाँ पर अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर बंद थे। वहाँ से निकलने के लिए उन्होंने कांजी हौज की दीवार को गिरा दिया। अन्य जानवर भाग गए, किंतु हीरा अपनी रस्सी न तोड़ा सका, इसलिए मोती भी नहीं भागा। वो दोनों भाग नहीं पा रहे थे, परंतु अन्य जानवरों को मुक्त कराकर दोनों ही संतुष्ट थे। उसके बाद हीरा और मोती एक सप्ताह तक कांजी हौज में बंद रहे। वहां उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। दिन में केवल एक बार पीने के लिए पानी मिलता था, जिसके कारण उनकी हड्डियां निकल आईं, अर्थात वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक दिन कांजी हौज वालों ने उन्हें एक दड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया। एक दड़ियल व्यक्ति जो कि उन्हें ले वो दड़ियल व्यक्ति पेशे से कसाई था। हीरा को बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि अब वे नहीं बचेंगे, किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा हुआ था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। जब दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर जा रहा था, तो वे जिस रास्ते से जा रहे थे वह रास्ता उन्हें परिचित सा लगा, क्योंकि गया इसी रास्ते से उन्हें ले गया था। दोनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ गई। सारी थकान और दुर्बलता गायब होने लगी। हीरा और मोती को एक कुआं दिखाई दिया, जिसे मोती ने पहचान लिया और हीरा से आंखों में उसने बताया कि उनका घर निकट आ गया है। दोनों बेचैन हो गए और अचानक घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों अपने थान पर आकर खड़े हो गए। वह दड़ियल व्यक्ति भी उनके पीछे पीछे आ पहुंचा। तभी झूरी दोनों बैलों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगाने लगा। दड़ियल और झूरी में बैलों को लेकर कहासुनी होने लगी। दड़ियल व्यक्ति उन्हें पकड़कर कहने लगा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने कांजी हौज से नीलामी में खरीदे हैं। झूरी ने कहा कि यह बैल मेरे हैं, मेरे थान पर खड़े हैं। झूरी के विरोध और मोती के आक्रमण से दड़ियल व्यक्ति डर कर भाग खड़ा हुआ।
गांव के लोग भी यह तमाशा देखकर बहुत खुश हो रहे थे। थोड़ी देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर डाल दिया गया। छुरी ने स्नेह से उन पर हाथ फेरा। दोनों मित्र अब स्वतंत्र थे। तसल्ली से वे अपनी नांदों में खाने लगे। पूरे गांव में उत्साह छा गया। उसी समय झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। तो बच्चों, ये कहानी थी जो कि आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। दो बैलों की कथा अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। यह दोनों बैलों के माध्यम से संवेदनशीलता और क्रांतिकारी भाव को दर्शाते हैं। जिस प्रकार दोनों बैलों को अपने स्वामी के पास रहना पसंद था और वह दूसरे अन्य गांव जाकर किसी दूसरे स्वामी के काम नहीं आना चाहते थे या अपने स्वामी को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहते थे, उसी प्रकार हर देशवासी को अपना देश पसंद होता है। दूसरे देश में रहना उसे बंधन जैसा जान पड़ता है। वह स्वदेश के लिए संघर्ष करता है। उसी प्रकार हर मुसीबत में संगठित होकर लड़ने से हमें स्वराज की प्राप्ति होती है।